नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। यहाँ पर है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसको हम लोग अलग अलग खंडों में अलग अलग टुकड़ों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले तो कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों, दूसरा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही क्यों, और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में योगदान देने वाले संस्थाएं एवं व्यक्ति, और इससे हम लोग मैप के आधार पर देखेंगे जिससे कि समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला आता है कि इसकी आवश्यकता, राष्ट्रभाषा की किसी भी राष्ट्र को आवश्यकता क्यों होती है। तो हम लोग यूरोप के या पश्चिम के विकसित देशों को जब देखते हैं, उन पर दृष्टिपात करते हैं, तो पाते हैं कि हर देश का, जैसे फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, हर विकसित देश का, जापान हुआ, एक अपना राष्ट्रभाषा होता है। राजभाषा तो होता ही है, एक राष्ट्रभाषा भी होता है, एक ऐसी भाषा जो उसके संपूर्ण राष्ट्र में व्यवहृत होती है। राष्ट्रभाषा की उपयोगिता इस दृष्टि से है कि यह जो है राष्ट्र, नेशनल इंटीग्रेशन के विकास में, राष्ट्रीय एकता के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। इसकी सबसे बड़ी भूमिका इसीलिए है कि यह राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक सिद्ध होता है। साझी संस्कृति, हमारी जो है हमारी साझी परंपराएं हैं, उसका ये वाहक होता है। तो इसलिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, किसी भी देश को राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर राष्ट्रभाषा के रूप में भारत जो है, भारत में हिंदी ही कैसे उसकी उत्तराधिकारिणी बनी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्तमान में वैसे कोई घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन आज़ादी से पहले जो है राष्ट्रभाषा के लिए इस पद की दावेदार जो है हिंदी ही कैसे बनी। तो हिंदी जिस प्रदेश में बोली जाती है वह मध्य देश है, भारत का मध्य देश है। और आप परंपरा से देखिएगा कि भारत के मध्य देश की ही कोई भाषा जो है हमेशा से राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन रही है, चाहे वह संस्कृत हो, पाली हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो। तो स्वतः ही मध्य देश की भाषा होने के कारण और इस परंपरा की वाहिका होने के कारण, संस्कृत से ही उपजी होने के कारण जो है हिंदी राष्ट्रभाषा के पद की सबसे महत्वपूर्ण दावेदार बनकर उभरती है। यद्यपि कि यह बात और है कि अकबर के समय जो है टोडरमल ने एक आदेश जारी किया और रातों रात जो है फारसी है राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो गई, और 1833 ईस्वी तक यह राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में व्यवहृत होती रही। और 1833 के बाद भी फारसी का प्रयोग होता रहा, लेकिन उच्च स्तर पर जो है अंग्रेजी ने अब उसका स्थान ले लिया था राजभाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के भी रूप में। अब हम लोग देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने में दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहली तो बहुत सारी संस्थाएं थी और दूसरे जो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कुछ संस्थाएं जिन्होंने राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी को आसीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें था फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1803 ईस्वी में होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास एनसीईआरटी में 1803 देता है, कहीं कहीं आपको 1800 मिलेगा। फोर्ट विलियम ने हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों ने भी जाने अनजाने में क्या है अपने धर्म के प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया, बाइबल का अनुवाद जो है हिंदी में किया, खड़ी बोली में किया, और इस प्रकार से हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, देश के कोने कोने में इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो ईसाई मिशनरियों ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फोर्ट विलियम कॉलेज, लल्लू लाल सदल मिश्र इत्यादि जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं, भाषा मुंशी के पद पर उनको आसीन किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस दौरान जो है कई सारे जो है हिंदी में विज्ञान इत्यादि की पुस्तकें लिखी गई, अनुदित की गई। इसके अलावा जो है उस दौरान जो नवजागरण चल रहा था, तो नवजागरण में के जो सिपह सालार थे या नवजागरण के जो अग्रदूत थे, उन्होंने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केशव चंद्र सेन थे, राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती इत्यादि थे, जो नवजागरण के, भारतीय नवजागरण 19वीं शताब्दी में जो चल रहा था उसके ये अग्रदूत थे। और इन सभी ने किस भाषा का प्रयोग किया? राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती
ये दोनों जो हैं, और केशव चंद्र सेन, ये तीनों ही हैं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उसके बावजूद इन्होंने अपने विचारों का प्रसार प्रसार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया? इन लोगों ने हिंदी को अपना माध्यम बनाया। यद्यपि कि राजा राम मोहन राय बंगाली थे, दयानंद सरस्वती जो थे वह गुजराती थे, और बंगाली अपने भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा रूढ़ होता है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा उसके मन में प्रेम होता है। और ऐसा नहीं है कि मोहन राय के मन में बांग्ला को लेकर प्रेम नहीं रहा होगा, लेकिन इन्होंने हिंदी को ज़्यादा वरीयता दी और अपने विचारों को हिंदी में रखा। तो उस दौरान जो नवजागरण चल रहा था उसने भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काशी नागरी प्रचारणी सभा, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, इसने भी हिंदी के विकास में, हिंदी को राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के कोने कोने तक ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह कुछ संस्था थे जिन्होंने कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकास में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वह है कांग्रेस। कांग्रेस ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में, कांग्रेस क्या है, अखिल भारतीय पार्टी थी उस समय भी और वर्तमान समय में भी। उस समय इसका विस्तार और भी कहीं ज़्यादा था, यानी आज़ादी से पहले तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह इसकी सभाएं हुआ करती थी। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसने जो है हिंदी को अपना लिया, और 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ, 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि कांग्रेस अब से अपने सारे कार्य जो है उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मान लिया कांग्रेस है, मान लिया पंजाब में है, तो उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा अथवा हिंदी में करेगी। पंजाब में है तो पंजाबी अथवा हिंदी में कांग्रेस की वह शाखा सारे के सारे काम करेगी। कांग्रेस ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात क्या होने लगी कि यह तय किया गया कि कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही साथ राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ करेंगे। और ये राष्ट्रभाषा सम्मेलन, कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसके बाद राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ करता था। गांधी जी इत्यादि जो हैं वो भी हमेशा हिंदी का, आप देखते होंगे कि जो सम्मेलन इत्यादि हुआ करते थे उसकी ये अध्यक्षता करते थे। तो कांग्रेस के द्वारा 1925 ईस्वी में लिए गए दो निर्णय कि कांग्रेस अपना सारा काम हिंदी में करेगी या उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में, और दूसरा कि कांग्रेस की सभाओं के साथ साथ यह सम्मेलन जो है राष्ट्रभाषा सम्मेलन भी होगा। इन दोनों घटनाओं ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी के राष्ट्रभाषा के विकास में महत्वपूर्ण, राष्ट्रभाषा के रूप में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब के अलावा जो है और भी कई सारी सभाएं थी, कई सारी संस्थाएं थी, उसको हम लोग मैप पर देखेंगे तो ये वो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है क्या किया कि राष्ट्रभाषा के रूप में इसको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पहले हम लोग पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ी सी देख लेते हैं कि हम सभी जानते हैं 1857 की जो एक क्रांति जो थी, वह 1857 की क्रांति के असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण यह था भाषाओं की समझ का न होना। यानी कि जो नेता अलग अलग क्षेत्रों के थे वे एक दूसरे की भाषाओं को समझते ही नहीं थे। जो सैनिक अलग अलग क्षेत्रों के थे वो एक दूसरे की भाषा को समझते नहीं थे। तो भाषाई एकता न होने के कारण जो है 1857 की क्रांति असफल हो गई। उस दौरान जो है उसके बाद क्या हुआ कि एक वॉइड की स्थिति, वॉइड की स्थिति, एक खालीपन की स्थिति भारत में आई। भारत के नेताओं ने चिंतन मनन किया और पाया कि हिंदी ही जो है वह भाषा है जो कि सभी राष्ट्र में, सभी राष्ट्र के प्रत्येक कोने में व्यवहृत हो सकती है। इसलिए चाहे वह किसी भी क्षेत्र का नेता हो, उसने क्या किया कि हिंदी की वकालत करनी प्रारंभ कर दी। और इस प्रकार से क्या हुआ कि हिंदी धीरे धीरे करके सारे राष्ट्र में व्यवहृत होने लगी। तो स्वतंत्रता संघर्ष जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे हिंदी का जो है प्रचार प्रसार देश के कोने कोने में होता गया। अब हम लोग इसको मैप के आधार पर देखेंगे। तो पहले हम लोग गुजरात में चलते हैं। गुजरात से ऐसे बढ़ते चलेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस राज्य के किन किन फ्रीडम फाइटर्स ने, किन किन स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी के विकास के लिए क्या क्या किया। तो हम लोग गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में सबसे पहला नाम जो उभर कर आता है और सबसे बड़े हिंदी के जो प्रेमी थे या हिंदी के समर्थक थे वो महात्मा गांधी का नाम उभर कर आता है। 1918 का जो इंदौर का अधिवेशन हुआ था, तो इंदौर के अधिवेशन में इन्होंने राष्ट्रभाषा होने की एक कसौटी रखी और उसका एक मानदंड तय किया कि इन मानदंडों पर जो भी भाषा उतरेगी खरी वही राष्ट्रभाषा होगी। और उन्होंने क्या किया कि 4 मानदंड रखे थे, जिसमें कुछ 3 प्रमुख मानदंड ये थे, जो सीखने में सुगम हो, जो कि राष्ट्र में हर जगह कमोवेश जो है बोली समझी जाती हो,
जिसमें भारत की संस्कृति, धर्म और समाज, इन तीनों के तत्वों की अभिव्यक्ति सुगमता से हो सके। और चौथी कैटेगरी उन्होंने रखी थी कि मतलब जो है, जो तात्कालिक कारणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित न होती हो। मान लें कि अभी 1910 चल रहा है, उस समय पूरा हिंदी का बोलबाला किसी कारण से हो गया, किसी पार्टी विशेष के आने के कारण से, फिर 4 साल बाद वो पार्टी बदल गई, हिंदी चली गई, तो यानी कि तात्कालिक कारणों से जो प्रभावित न हो। यह 4 मानदंड जो है गांधी जी ने घोषित किए राष्ट्रभाषा होने के लिए। और इन मानदंडों पर उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जो कि गुजराती भाषी थे और जिन्होंने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है गुजराती में लिखी थी, उन्होंने यह कहा कि इस मानदंड पर जो है हिंदी ही खरी उतरती है। और उन्होंने कहा कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने के योग्य है। और उन्होंने क्या किया कि घोषणा कर दी कि हिंदी का जो प्रश्न है वह स्वराज का प्रश्न है। उन्होंने क्या कहा कि स्वराज का प्रश्न क्या है, हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। हिंदी किसी एक भाषा का मुद्दा न होकर हमारे लिए स्वराज की जितना ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने एक मानदंड स्थापित किया, राष्ट्रभाषा होने का कसौटी निर्धारित की और उस पर पाया कि हिंदी खरी उतरती है, और वो हिंदी के प्रचार प्रसार में तन मन धन से लग गए। आप लोग देखेंगे कि उस दौरान जो कई सारे हिंदी के बड़ी बड़ी सभा हुआ करते थे, सम्मेलन इत्यादि हुआ करते थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े साहित्यकार गाया करते थे, सुमित्रानंदन पंत, निराला इत्यादि जैसे बड़े बड़े साहित्यकार और प्रेमचंद जैसे बड़े साहित्यकार। और उसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे होते थे, ये वह सब साहित्यकार न करके महात्मा गांधी जी कर रहे होते थे। तो गुजरात में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा के पद की ओर आसीन करने में। दूसरा जो बहुत बड़ा नाम उभर कर आता है वह स्वामी दयानंद सरस्वती का आता है। यह गुजराती थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इतने कि ये संस्कृत में ही प्रवचन पहले दिया करते थे, संस्कृत में ही बोलते थे, बाद में ये हिंदी में बोलने लगे। किसके आग्रह पर ये हिंदी में बोलने लगे, आप लोग से अनुरोध है कि कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है, यद्यपि कि यह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन जब इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो इनकी सबसे बड़ी पुस्तक है और आर्य समाजियों की भी सबसे बड़ी पुस्तक है, मेरी पढ़ाई लिखाई डीएवी से हुई है, तो वहाँ भी डीएवी में सत्यार्थ प्रकाश को सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। और मुझे याद है 7वीं क्लास में जब मैं पूरे बिहार में निबंध लेखन प्रतियोगिता में संस्कृत भाषाओं की जननी टॉपिक भी मुझे अभी तक याद है, एक हुआ था, तो पूरे बिहार में जब मैं द्वितीय स्थान पे आया था, तो मुझे द्वितीय या प्रथम स्थान पे आया था, तो इनाम के रूप में यह पुस्तक सत्यार्थ प्रकाशी दी गई थी। तो खैर, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इन्होंने अपने जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसको किस भाषा में लिखा, उसको इन्होंने हिंदी में लिखा। गुजरात से ही एक और महत्वपूर्ण नाम जो कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के लिए जो जिन्होंने कुछ किया, एक महत्वपूर्ण नाम जो उभर कर आता है वह आता है सरदार पटेल का। सरदार पटेल जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना अध्यक्षीय भाषण, अपना जो संबोधन है, पहले इन्होंने हिंदी में दिया, उसके बाद जो है इन्होंने अंग्रेजी में दिया। इनसे जुड़ी एक घटना है और ये भी हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे। तो गुजरात से ये 3 नेता थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा की ओर जो है अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र से कई नेता हैं। अब वर्तमान में यह अजीब विडंबनापूर्ण है कि आज़ादी के दौरान, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हम यह देखते हैं कि वर्तमान समय में जो क्षेत्र हिंदी के घोर विरोधी हमें नज़र आते हैं, वो आज़ादी से पहले हिंदी के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। आप यहाँ पर भी देखिएगा, महाराष्ट्र जो है मराठी, अभी मराठी मानुस करते रहते हैं, बंगाली हिंदी का विरोध करते हैं, मराठी हिंदी का विरोध करते हैं, साउथ के स्टेट जो अभी हिंदी का विरोध करते नज़र आते हैं, ठीक है, वह देखिए कि आज़ादी के समय हिंदी के कितने बड़े समर्थक थे। महाराष्ट्र से तो नेताओं की एक फौज ही थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की एक फौज थी जो हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न थी, जो हिंदी को क्या कहती थी, हिंदी के को मानती थी कि अपने विचार विनिमय का, पूरे राष्ट्र के विचार विनिमय का माध्यम मानते थे। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण नाम है वो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, काका कालेलकर का नाम आता है, NC केलकर का नाम आता है, सावरकर का नाम आता है और संभवतः चापेकर बंधुओं का भी नाम आता है, भंडारकर का नाम आता है और महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम आता है। इन लोगों ने जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महाराष्ट्र में, और अपने अधिकांश कार्यों को वो जनता को संबोधित इत्यादि करने का क्या काम करते थे, वो हिंदी में किया करते थे।
तो महाराष्ट्र से यह नेता जो हैं प्रमुख रूप से हिंदी के प्रचारक थे, हिंदी के समर्थक थे। और क्या है, हमने देखा गुजरात में हिंदी को इन लोगों ने ला दिया, या हिंदी के विकास में इन्होंने अपना योगदान दिया। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो संपूर्ण राष्ट्र में कमोबेश व्यवहृत होती हो, राष्ट्र के हर हिस्से में उसको बोला और थोड़ा बहुत समझा जाता हो। तो हम लोग देख रहे हैं राष्ट्र का मैप पे कि महाराष्ट्र, ये गुजरात है, गुजरात में हिंदी बोली समझी जा रही है। उसके सभी बड़े बड़े नेता हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। महात्मा गांधी जो चाहे वो, या फिर वो धर्मगुरु ये हो स्वामी दयानंद सरस्वती हों, या फिर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हों। हम लोग उसके बाद गुजरात से नीचे आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र के भी तिलक हैं, केलकर हैं, काका कालेलकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर हैं, गांधी जी के गुरु गोखले हैं। ये लोग क्या कर रहे थे? हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग जब साउथ इंडिया में आते हैं, तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में हम लोग क्या देखते हैं? गांधी जी, यही गांधी जी जो गुजरात में थे, ये क्या करते हैं कि ये घूम घूम कर हिंदी का प्रचार भी करते थे। और इन्होंने साउथ में, तमिलनाडु में, मद्रास में क्या किया कि इनकी प्रेरणा से, यानी गांधी जी की प्रेरणा से साउथ में, तमिलनाडु के मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना की गई। महात्मा गांधी की प्रेरणा से, देखिए गुजरात से यहाँ आगे मद्रास में इनकी प्रेरणा से राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना की गई, इनकी प्रेरणा से। और स्वयं महात्मा गांधी ने वहाँ एक संस्थान का भी निर्माण किया, संस्थान की स्थापना की, और उसका नाम था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसकी स्थापना स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। और वर्धा में भी इसकी स्थापना की थी, और मद्रास में भी इसकी स्थापना की थी। उस दौरान जो है तमिलनाडु की स्थिति यह थी, मद्रास की स्थिति यह थी कि वहाँ के युवकों ने, मद्रास के युवक जो वर्तमान में क्या करते हैं, हिंदी में साइन बोर्ड लिखा रहता है, बेंगलोर में हिंदी में साइन बोर्ड लिखा रहता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, कुछ माह हुआ होगा, उसको कालिख से पोत देते हैं। वही युवक उस दौर में क्या कर रहे थे? यह मांग कर रहे थे कि हमको हिंदी सिखाई जाए, हिंदी हमें सिखाई जाए। और इसलिए वो बोलते थे कि हमको हिंदी सिखाने वाला कोई प्रचारक वहाँ से ढेर सारे प्रचारक भेजें। मद्रास के युवकों ने यह मांग की थी, और उनके इस मांग की पूर्ति के लिए क्या किया गया था कि सी राजगोपालाचारी, इन्हीं से युवकों ने, मद्रास के युवकों ने यह मांग की थी कि मुझे, हम लोगों को हिंदी सिखाया जाए। तो सी राजगोपालाचारी जो है साउथ में हिंदी का कमान संभाले हुए थे, और उन युवकों को क्या करते थे? हिंदी सिखाते थे, और यह देखते थे कि वो हिंदी, साउथ के लोग जो हैं हिंदी सीखते रहें। और यह जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी, यह सिर्फ मद्रास तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी कई सारी शाखाएं जो हैं दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में खुली, जैसे केरल में खुली, कर्नाटक में खुली, आंध्र प्रदेश में इसकी कई सारी शाखाएं खुली। और उससे जुड़कर दक्षिण भारत के लोगों ने क्या किया? हिंदी उस समय सीखा। तो यह दक्षिण भारत हो गया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु तक हम लोग आ गए थे, आंध्र प्रदेश तक भी आ गए थे। यही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखा जो है आंध्र प्रदेश तक आती है। उसके ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में क्या है? हिंदी शिक्षण मंदिर संस्थान है, हिंदी शिक्षण मंदिर। यह संस्थान, इसकी स्थापना की गई, और इस संस्थान का काम क्या था कि यह घूम घूम कर उस क्षेत्र में लोगों को हिंदी सिखलाया करती थी। लोग बड़े चाव से हिंदी सीखते थे, उसका व्यवहार करते थे। हिंदी शिक्षण मंदिर उड़ीसा में क्या है? हिंदी शिक्षण मंदिर है, एक संस्था है जो कि लोगों को हिंदी सिखाया करती थी। उसके बाद फिर हम लोग उड़ीसा से ऊपर अगर हम लोग आते हैं बंगाल में, बंगाल में तो फिर से जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि बंगाली लोग जो हैं अपनी भाषा के प्रति उनमें प्रेम होता है, और होना भी चाहिए। बांग्ला जो है हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली जनसंख्या की दृष्टि से भाषा है भारत में। तो यही जो है बंगाल के नेताओं की एक बहुत बड़ी फौज थी, जो न सिर्फ हिंदी बोलते थे, अपने लोगों को हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करते थे, बल्कि हिंदी के समर्थन में ऐसे ऐसे उन्होंने कोटेशन दिए हैं जो कि मैं यहाँ आपको बताऊँगा। अच्छा, ये जब आप लिखेंगे तो लिखना कैसे है वो अभी मैं आपको बता दूं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात कई बार लोग बतलाते हैं, तो मैं समझ नहीं पाता हूं। उसके लिए या तो मुझे लाइव क्लास आना पड़ेगा और कुछ ये क्वेश्चन लेना पड़ेगा और उसका आंसर यहाँ पर लिखवाना पड़ेगा, या फिर कैसे करना चाहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। तो खैर, हम लोग बंगाल में थे, और बंगाल में मैंने कहा कि नेताओं की, और वहाँ के बहुत बड़े बड़े नेता जो कि उस समय राष्ट्र के भी नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे, अरबिंदो घोष से लेकर आपको सुभाष चंद्र बोस, टैगोर, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था बांग्ला में लिखने के लिए। वो बांग्ला हालांकि
और गीता जो अनुवाद किया गया था गीतांजलि का अंग्रेजी में तब मिला था। खैर, अरबिंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, टैगोर, सरोजिनी नायडू आदि जैसे जो नेता या नेत्री थे बंगाल के, वो हिंदी के समर्थन में खुलकर आ रहे थे, हिंदी के लिए अपना वक्तव्य दे रहे थे। कुछ एक कोटेशनों को देखा जा सकता है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो ऐक्य बंधन स्थापित करने में समर्थ होंगे, मैंने आधा ही लिखा है, वही सच्चे भारत बंधु कहलाएंगे। ये कह रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, पश्चिम बंगाल के नेता जो बांग्ला भाषी हैं, हिंदी के समर्थन में क्या कह रहे हैं? हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य, यानी भारतवर्ष का जो अलग अलग प्रदेश है उनके मध्य जो एकता स्थापित करने में सफल होगा ना, जो व्यक्ति हिंदी की सहायता से भारत का जो अलग अलग प्रदेश है उनके मध्य जो एकता स्थापित करने में सफल होगा जो व्यक्ति, वही सच्चा भारत बंधु कहलाएगा। ये कह रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऐसे ऐसे बयान उस समय ये नेता दिया करते थे। इससे क्या होता था, आम जनता भी बहुत प्रेरित होती थी, हिंदी का प्रयोग करती थी, और इस प्रकार से हिंदी पूरे राष्ट्र भर में धीरे धीरे संपर्क भाषा के रूप में फैलती गई, और फिर ये राष्ट्रभाषा के पद पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये आसीन हुई। तो हमने देखा अरबिंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, टैगोर, सरोजिनी नायडू इत्यादि जो हैं बंगाल के उस समय के जो बहुत बड़े बड़े लीडर थे, ये लोग क्या करते थे? हिंदी का प्रयोग करते थे। आप सुभाष चंद्र बोस को बहुत बार हिंदी आप भाषणों में बोलते हुए सुने होंगे, ठीक है। ये जब अंतिम में जाते हैं तो संबोधन करते हैं, हे राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दो, और ऐसे ऐसे कुछ करके वो हिंदी में ही है, बांग्ला में तो मैंने नहीं सुना है। आप देखिए कि कैसे कैसे कोटेशन दिए जा रहे हैं। तो ये न सिर्फ हिंदी में काम करते थे, बल्कि ऐसे ऐसे कथन बोलते थे जिससे कि उस क्षेत्र के जो बांग्ला भाषी हैं, लोग हैं, वो हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित हों। बंगाल के बाद हम क्या देखते हैं? इधर आसाम में आ जाते हैं। आसाम में क्या है कि उस दौरान जो है कई सारे संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसका काम क्या था, और यह संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऐसा नहीं है कि हिंदी पट्टी के लोग गए वहाँ संस्थानों की स्थापना कर दिए। यह भी देखने योग्य है कि इन हिंदी प्रचार के संस्थानों की स्थापना, जो अधिकांश संस्थानों की स्थापना जो है वहाँ के लोगों ने ही की, और वो तन मन धन से जुटे रहे कि हाँ हिंदी का प्रचार हो, हिंदी का प्रसार हो। वहाँ के लोगों ने ही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन संस्थानों की स्थापना की। तो असम में, अभी भी असम में जो है बहुत सारी हिंदी की संस्थाएं हैं। उस दौरान भी हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए कई सारे संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें जो दो महत्वपूर्ण संस्थान है वह है एक असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो हिंदी का प्रचार प्रसार करती थी, दूसरी हिंदी असमिया साहित्य परिषद, यह भी हिंदी का प्रचार प्रसार असम में करती थी। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हुए बिहार और बंगाल में देखेंगे। बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश क्या है? यह हिंदी पट्टी ही है। यहाँ के लोग पहले से ही हिंदी बोलते थे, यहाँ की आम जनता की जो बोली थी वह क्या थी? हिंदी थी। लेकिन फिर भी जो कुछ उल्लेखनीय है, जैसे राजेंद्र प्रसाद ने, बिहार के राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा? इन्होंने जो कोटेशन दिया है वह कहा कि हिंदी की जो प्रचार है, हिंदी प्रचार को राष्ट्रीयता का इन्होंने अनिवार्य अंग माना। ठीक है, राष्ट्रीयता के कुछ पहचान है ना, तो एक या कुछ शर्त है। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार एक शर्त यह थी कि जो हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा ना, वही राष्ट्रीयता का समर्थक होगा, उसी को माना जाएगा कि ये नेशनल है, नहीं तो फिर एंटी नेशनल का तमगा, जैसे कि अभी दिया जा रहा है, वैसा कुछ दिया नहीं जाता था। मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि राजेंद्र प्रसाद ने कोटेशन दिया कि हिंदी प्रचार को राष्ट्रीयता का इन्होंने क्या किया? अनिवार्य अंग माना। अब हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन, बहुत महत्वपूर्ण, इनको हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को इन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। इसकी जो है सैकड़ों हजारों शाखाएं खुली। हिंदी साहित्य सम्मेलन की इस संस्था की सैकड़ों शाखाएं खुली, और ये जो अलग अलग कोर्स चलाते थे, सर्टिफिकेट कोर्स चलाते थे हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी शिक्षण को लेके। अभी भी आप देखिएगा कि जो है नन हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पर चलाया जाता है, भारत सरकार राजभाषा विभाग के द्वारा प्राज्ञ, प्रबोध, प्रवीण इत्यादि इस तरह के कोर्स चलाए जाते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सर्टिफिकेट कोर्स चलाए, और इन कोर्सों को सैकड़ों हजारों लोगों ने नहीं उसका उपयोग किया, ये नहीं लिया, लाखों की संख्या में हिंदी साहित्य सम्मेलन से ये सर्टिफिकेट लिए गए, यानी कि लोगों ने हिंदी में प्रशिक्षण पाया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं?
इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हुए आते हैं तो यहाँ पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय ने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षण विद्या जो है ये इसकी स्थापना की। और यह क्या करता था, एकदम से आक्रामक तरीके से जो है राष्ट्रवाद का प्रचार करने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रच्छन्न रूप से, छिपे रूप से हिंदी का भी प्रचार प्रसार करता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ आपको गुजरात से शुरू होकर घूमकर पूरा पंजाब तक सारे पूरे राष्ट्र में हिंदी जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी कैसे पूरे राष्ट्र में व्यवहृत होने लगी थी। और इस प्रकार से क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। जब आप इसका उत्तर लिखेंगे, अच्छा उसके पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। आप यह कहिएगा कि हिंदी का भी साउथ में इतना विरोध होता है, ये वाला साउथ वाला जो पट्टी है 4 राज्य, अब तो 5 हो गए तेलंगाना को मिलाकर, तो उस अभी तो इतना हम लोग के बीच इंटरेक्शन है, ठीक है ना, उसके बावजूद वो लोग हिंदी नहीं समझता है। उस समय कैसे हिंदी समझता था क्या वो लोग, क्यों नहीं विरोध किया? तो देखिए साउथ का क्या मामला है, वो राजनीतिक मामला है, ठीक है ना। साउथ में भारत उत्तर और दक्षिण भारत में बटा हुआ अवश्य है, लेकिन सदियों से आप देखिएगा कि दोनों के बीच क्या रहता था, इंटरेक्शन होता रहता था। और अंग्रेज़ों के समय यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं के कारण इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, ठीक है, एक दूसरे से संपर्क में रहे। सबसे बड़ी भूमिका धर्म ने निभाई। संस्कृत का प्रयोग धर्म में किया जाता था, धार्मिक कार्यों में किया जाता था। और यही संस्कृत जो है क्या, इससे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के बहुत सारे शब्द जो हैं मिलते जुलते थे। तो पहली भूमिका संस्कृत ने निभाई, दूसरी भूमिका धर्म ने निभाई। धर्म ने क्या निभाई कि धर्म के कारण जो है ये धार्मिक यात्राओं पर आते थे। मान लिया किसी को पिंडदान करना है, वो गया आएगा दक्षिण भारतीय, तो धर्म के लिए क्या करते थे, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की यात्रा करते थे और उत्तर भारत की हिंदी से ये परिचित होते जाते थे। उत्तर भारत के लोग जो है दक्षिण भारत की ओर जाते थे। संस्कृत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आपको अखिल भारतीय सेवाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दक्षिण में उस समय ऐसा कोई बैरियर नहीं था। दक्षिण में उस समय क्या है, ऐसा भी बैरियर नहीं था। और इन्हीं सब कारणों के कारण दक्षिण भारत में हिंदी की स्वीकार्यता बहुत ही जल्दी हो गई, क्योंकि पहले से ही एक दूसरे से घुले मिले थे। भले ही अलग अलग दिख रहा हो कि हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है, लेकिन हेट्रोजेनियस नहीं था, बल्कि संस्कृत के प्रभाव के कारण, धर्म के प्रभाव के कारण, अखिल भारतीय सेवाओं के प्रभाव के कारण ये होमोजेनियस सॉल्यूशन हो चुका था, ठीक है ना, भाषाई स्तर पर। तो इसीलिए क्या है, दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा हिंदी को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार्यता का कारण था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है हिंदी पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बनकर उभरी। यूपीएससी में पिछले ही जस्ट इसी बार का यूपीएससी में एक सवाल आया है कि स्वतंत्रता आंदोलन, यही टैगलाइन है, ये पहले भी ये बीपीएससी इत्यादि में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यूपीएससी में इसी बार यह पूछा गया है। लेकिन सवाल था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में अहिंदी भाषी लोगों की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो सारा का सारा हमने क्या देखा, अगर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि को छोड़ दिया जाए, पुरुषोत्तम दास टंडन को छोड़ दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा उत्तर है, किसका उत्तर हो जाएगा, वही अहिंदी भाषी लोग हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार में क्या किया, अपना जी जान लगा दिया, अपने को खपा दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा वही। कुल मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अगर पूछा जाए राष्ट्रभाषा के विकास में, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, इसमें जो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो इसको इस तरह लिखिएगा कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों, वही जो तोड़कर मैंने दिखाया है। फिर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही कैसे एकदम से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करती है, वह आपको लिखना है। उसके बाद आपको इसको 2 कॉलम बना लेना है कि विभिन्न संस्थानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दूसरा जो है देश के अलग अलग प्रांतों के स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो इस प्रकार से आपका, और उसके बाद आपको अंत में अपना निष्कर्ष दे देना है। ये दक्षिण भारत वाला भी आप डाल देंगे कि उस समय इन कारणों से दक्षिण भारत में भी इसकी सहज स्वीकार्यता हो गई और वहाँ भी हिंदी काफ़ी बोली समझे जाने लगी। और उसके बाद अंत में आपको निष्कर्ष देना है। इस प्रकार से यह टॉपिक आपका आज का कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको वही हिंदी उपन्यास का विकास जो है उसको पढ़ाऊँगा। मैंने पहले ही उस वीडियो में आपको बताया था कि बड़ा ही लेंदी है, उसमें बहुत अंक आता है, बहुत लिखना आसान है, लेकिन उसको समेटना बड़ा मुश्किल है। अब प्रेमचंदोत्तर और
के दौरान जो है हिंदी उपन्यास का विकास पर मुझे बोलने में समस्या यह आ रही है यार, बोलने में, हाँ नोट्स बनाने में समस्या यह आ रही है कि एक तो मेरा जो पीएचडी है वह भी उपन्यास पर है, एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है मेरा वो उपन्यास पे ही है, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों पर है, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों पर है। तो मैं उसको 2 पेज में समेटने में थोड़ी, लेकिन मैं उसको आपको बेस्ट मटेरियल लेकर आऊँगा। आगे की वीडियो में हम लोग जो कुछ टॉपिक छूट गए हैं, जैसे राजभाषा नियम है, हिंदी उपन्यास का विकास है, और फिर ये जो हिंदी भाषा का इतिहास है, इन सब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो पीटी बहुत की घोषणा भी डेट हो गई है, तो भले ही मेरी पीटी की वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब लोग रुचि से देख नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे विचार से पीटी पर अभी फोकस करना, उस पर भी थोड़ा देखना ज़्यादा ज़रूरी है, और करंट अफेयर्स इत्यादि पर भी मैं आगे के वीडियो में, और मैं दावे के साथ कहूँगा कि एक बार फिर से, मैं दावा पूरी तरह से नहीं करना इस तरह से उचित है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो करंट अफेयर्स पर मैं जो टॉपिक्स लेकर आऊँगा वही पीटी स्पेसिफिक, वह पूरी तरह से बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर होगा। तो आगामी वीडियो में यही सब आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।